हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। चलो दोस्तों, इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली फंसने वाले हैं। ठीक है, इधर देख सकते हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन बता दूंगा कि ये हैं, इनको आप याद कर लो। लेकिन इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो ये मानचित्र वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो कल पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, वो कैसे आएगा। तो ऐसे ऐसे तो सब लोग जानते हो, लेकिन चलो एक बार बता ही देता हूं। आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, वो तो सब लोग जानते हो, OMR बेस्ड। उसके अलावा 4-4 मार्क के 4 प्रश्न होंगे, आपके लिखने रहेंगे। आएंगे प्रश्न तो 8, लेकिन आपको 4 का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 16 नंबर आपको मिलेगा। 6-6 मार्क के आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लेकिन रहेंगे 8 प्रश्न। ठीक है, यानी एक प्रश्न पे एक अथवा रहेगा, 2 में से एक आपको करना होगा। तो ये 6 का 24 नंबर ये, और 10 नंबर का आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न, 5 नंबर इतिहास से और 5 नंबर भूगोल से। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो देखो 6-4-10 का शून्य हो जाएगा, 2 3 2 5 1 6 और एक इधर का हासिल 7, 70 नंबर आप लोग का इस तरह पूरा का पूरा बटा रहेगा। तो चलो सबसे पहले इसमें का जो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सबसे जो पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ तो चलो देखो यार, अभी मैं कहीं चला गया था, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन पता नहीं कराया था कि नहीं कराया, तो चलो करा ही देता हूँ फिर से। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ओके, नए मध्यम वर्ग का उदय, या फिर उदारवादी विचारधारा का प्रसार, या क्रांतिकारियों का उदय, या उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सिंपल है भाई, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी। भाई नहीं है क्या ऑप्शन में महात्मा गांधी। ये मैं सोचा कि ये गलत क्वेश्चन डाला गया है, लेकिन ये ऑप्शन सही है, डी वाला। इधर हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इधर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ ये एक प्रश्न देख सकते हो, नेक्स्ट वाला, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओके, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय हमें पूछ रहा है, लंदन में है, फ्रांस में है, ठीक है, या फिर न्यूयॉर्क में है, या फिर अमेरिका में है। देखो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो तो अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है न कि अमेरिका। काफ़ी सारे लोग अमेरिका पे लगा देंगे, लेकिन अमेरिका का मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, तो हमें स्पेसिफिक जगह का नाम दे दिया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलो अगला है 4 नंबर प्रश्न, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। ओके, गहन खेती, अधिक सिंचाई, या वनोन्मूलन, या अति पशुचारण। सही ऑप्शन है अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। भाई सब लोग बता दोगे, पौधों या फिर जंगलों को हरे सोने के नाम से जाना जाता है। तो वन, यहाँ पे वन है ना, हाँ, वन संसाधन या वन को हम लोग हरे सोने के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलार संबंधित है। भाई कोलार, KGF आपने देखा होगा, सोने के लिए कोलार फेमस है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ये बाकी आपके गलत ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल हमें बताना है। देखो रबी की फसल जो जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जैसे चना हो गया आपका, या गेहूं हो गया, तो ये सब रबी की फसल होती है। तो आप लोग का गेहूं यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे काला चना लिखा है, लेकिन ये मतलब क्यों लिखा है मुझे पता नहीं है, शायद ये गर्मियों में बोया जाता होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन भी सही नहीं है, तो इसका मतलब गेहूँ आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न 7 के बाद 8 नंबर, कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। ओके, आंध्र तेलंगाना राज्य में, या झारखंड उड़ीसा में, या मध्य और उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा राजस्थान में। तो देखो हमें कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से कहाँ हमें लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। तो भाई जहाँ इसका मतलब इसकी ज़्यादा हमें मात्रा मिले, तो झारखंड उड़ीसा में आप जानते हो कि लौह इस्पात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहीं पे हम लोग कारखाना लगाएंगे तो सही रहेगा। मान लो कुछ चीज़ें हम लोग की, मान लो यूपी में उत्पन्न हो रही हैं, ज़मीन से निकल रहा है तेल, मान लो तेल ही निकल रहा है, ठीक है, यूपी से, और हम लोग कारखाना लगा देंगे मुंबई में, तो कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तेल यहाँ से उठाकर फिर ले जाएंगे मुंबई, फिर वहाँ रिफाइन करेंगे, तो फिर इधर बढ़ाएंगे। उससे अच्छा कि जहाँ से निकल रहा है वहीं पे हम लोग कारखाना बैठा दे, सिंपल। तो वही कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कहाँ हमें कारखाना स्थापित करना चाहिए। तो भाई लौह इस्पात उद्योग हमें कहाँ स्थापित करना चाहिए, तो जहाँ अधिक से अधिक खनिज प्राप्त होते हैं, लौह अयस्क,
तो वो झारखंड उड़ीसा में अधिक से अधिक प्राप्त होते हैं, तो यहीं पे लगाना चाहिए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ओके, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हमें बताना है कि किस राज्य में है, तो भाई ये तो फेमस है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा भाई सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता का विभाजन हो, मतलब वो सभी धर्मों के या सभी जातियों के सभी लोगों में समान रूप से हो, यही होता है सत्ता की साझेदारी का मतलब। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। बिल्कुल राइट, संघात्मक शासन प्रणाली में जो मतलब अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य सरकारों में होता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना भाई 1980 या 1992 या 1982 या 2003। देखो भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले तो 1959 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1992 दिया है। यहाँ पे देखो 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी एक तरह से पूरे देश में लागू हो गया था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ओके, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो बालक और बालिकाओं का अनुपात, या समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, या फिर यहाँ पे देखो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सारे लोग इस पे लगाएंगे, लेकिन ये मतलब इस पे ये नहीं, इसका मतलब देखो हमें जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक अनुपात नहीं क्या है, लैंगिक अनुपात कहता है तो ये ऑप्शन सही होता है। लैंगिक विभाजन मीन्स मतलब स्त्री पुरुष देखकर विभाजन करना, तो ये आपका राइट ऑप्शन है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, कि मतलब वो ये कार्य करेगी, स्त्री है तो ये कार्य करेगी, तो यही लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 14 नंबर। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? भाई 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में आप जानते हो कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण थे। देखो अमेरिका में ये तो अभी भी होता रहता है, अभी 1 साल पहले झगड़ा हुआ था। आप लोग अगर न्यूज अच्छे से मतलब देखते हो तो आपने देखा होगा, किसी काले व्यक्ति को वहाँ पे मतलब किसी काले व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहाँ पे 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक श्वेत एक काले। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते हैं, लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को देखे होंगे, वो तो भैया पूरा काला था। तो यहाँ मतलब 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो हमेशा उन 2 मतलब लोगों में टकराव होता रहता है, ये पीछे से चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ श्वेत और अश्वेत को लेकर मतलब सामाजिक विभाजन का कारण होता रहता है अमेरिका में। ठीक, तो अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण थे या है तो वो श्वेत अश्वेत, यानी मतलब श्वेत मीन्स वही गोरे लोग और काले लोगों को लेकर। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन जो है वायु संरक्षण से या वन संरक्षण से या मृदा संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन होगा वन संरक्षण से। ठीक है, अब कहोगे कि ये चिपको आंदोलन क्यों नाम? तो देखो उस समय ना मतलब जैसे पेड़ काटे जाते थे, तो जो इसके मतलब इसके विरोध में थे, यानी चिपको आंदोलन के जो मतलब आगे बढ़ाते थे चिपको आंदोलन को, तो वो लोग क्या करते थे कि पेड़ों में चिपक जाते थे, लोगों को मतलब जो पेड़ काटते थे उनको नहीं काटने देते थे, तो उसी के कारण इसका नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन, सिंपल। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। आगे हम लोग इधर आ जाते हैं और इधर के कुछ प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। इधर देखो, इधर क्या है, यहाँ पे 17 नंबर कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ओके, प्रति व्यक्ति आय पर या औसत साक्षरता दर पर या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर या ये सभी? तो भाई ये सभी। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी डिपेंड करता है कि वह मतलब देश से कितना धनी है, या औसत साक्षरता दर भी डिपेंड करता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी डिपेंड करता है। क्योंकि यार देखो मेनतः तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की स्थिति ही ठीक नहीं है भाई, तो कैसे कोई देश आगे बढ़ सकता है? मान लो कोई देश है उसमें सभी लोगों को कैंसर ही है, तो गड़बड़ है ना। तो हम लोग सभी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मतलब एकदम एग्जैक्टली देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के ही आधार पर किसी मतलब देश की विकास को मतलब निकाला जाता है। लेकिन देखो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इन सभी पे
किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय हम लोग एक ही नहीं बोल सकते, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे। चलो आगे हम लोग देख सकते हैं कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, डॉट डॉट डॉट, कमजोर होती है या मजबूर होती है, या फिर देखो मजबूर यहाँ पे लिखा है, व्यवस्थित होती है या मजबूत होती है। तो भाई चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था या कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, जब तक हम लोग के भी सामने चुनौती नहीं आएगी, ठीक है, तो हम लोग भी मजबूत नहीं होंगे। तो भाई मजबूत, लोग चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, ना कि मजबूर होती है या कमजोर होती है या व्यवस्थित होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन है सही। अगला है कि 19 नंबर प्रश्न की भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। ओके, जो भारतीय आयात है, यानी आयात मीन्स जो दूसरे देश से सामान अपने देश में लाना, वो आयात कहलाता है, और निर्यात मीन्स अपने देश से दूसरे देश में सामान ले जाना। तो ये कह रहे हैं कि भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है, रत्न आभूषण का या इंजीनियरिंग वस्तु का या पेट्रोलियम पदार्थ का या रक्षा हथियार का। सही ऑप्शन हो जाएगा भाई पेट्रोलियम पदार्थ का। पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर से ले आते हैं अपने देश में। और अगला और लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1982 में या 1984 में, 1985 या 1986। तो सही ऑप्शन भाई 1986, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। तो ये रहे हम लोग के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट होगा, जिसका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा। इसमें 8 प्रश्न होंगे, लेकिन किन्हीं 4 का ही उत्तर देना होगा। जैसे देखो ये फर्स्ट प्रश्न है तो ये अथवा दिया है और यहाँ एक प्रश्न दिया है। सेकंड प्रश्न भी होगा, उसमें भी अथवा दिया रहेगा, हर एक प्रश्न में एक एक अथवा दिया है। तो चलो इसको कर लेते हैं। और ये देखो ये प्रश्न, प्रत्येक जो ये प्रश्न होगा 4-4 मार्क का होगा। जी हाँ मैं दोस्तों 4-4 मार्क आपको मिलेगा। तो यह प्रश्न है कि भारतीय लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग पढ़कर जाना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि आंसर बताने लग जाऊं तो भाई इसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब आप शुरू से नहीं पढ़े हो तो भाई ये तो आपकी गलती है, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है। चलो, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी वीडियो बनाएंगे कि मतलब 10-20 क्वेश्चन ला देंगे और इसको मतलब सॉल्व मतलब याद करवाएंगे आपको। भाई याद होगा नहीं, जो जानते हो वो भी भूल जाओगे, क्योंकि इनका आंसर बहुत बड़े बड़े में लिखना होता है, और जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, नहीं लिख पाओगे। देखो सोशल साइंस में बना बना कर चीज़ें लिखी जाती है, और आप बना बना कर लिखना, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप बना बना कर लिखोगे तभी इसके बारे में पढ़े होगे तब। अगर फ्रांसीसी मतलब क्रांति जो है, यानी ये आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये उसमें ये देखने को मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा अपने स्कूल या कोचिंग में, ठीक है, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख लोगे। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई वो आप कैसे लिखोगे वो आप जानो। उसके बाद है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, उससे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी पढ़कर आप लोग जाना। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है सभी का सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबको मैं यहाँ बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ, आपको सबको तैयार कर जाना है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो मैं बोल ही रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आदत पड़ गई है ना। चलो उसके बाद आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहा जाता है। आर्थिक गतिविधि को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। चलो तो इस प्रश्न को भी देख लेना, बाकी उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मस्त है, आ सकता है ये भी प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। और अथवा में कर ये प्रश्न है कि सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके भूगोल वाले पार्ट से ये दोनों प्रश्न है, ठीक है। चलो देखो ये यहाँ पे आपके मतलब 4 प्रश्न रहेंगे ना, तो चारों प्रश्न जो होंगे ना वो आपके मतलब जैसे जो आपकी सोशल साइंस है 4 पार्ट में बटी हुई है, जैसे हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। तो चारों मतलब पार्ट से 4 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के, 4-4 मार्क वाले भी और 6-6 मार्क वाले भी। ऐसा नहीं है कि आप लोग का जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 3 क्वेश्चन इसी से रहेंगे 6-6 मार्क वाले, नहीं, समान मात्रा में सभी रहेगा, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ शुरू में 2 क्वेश्चन देखा, मतलब यहाँ अथवा है तो एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है इनमें से। तो ये दोनों आपका हिस्ट्री का था, ये आप लोग का शायद ये उपभोक्ता संरक्षण, ओके, ये आपका इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से आ जाएगा। उसके बाद देखो ये भारत में खनिज तेल, ये आपका भूगोल वाले से यानी जियोग्राफी से आ जाएगा। और ये जो दो ये नीचे है ये देखो ये आपके पॉलिटी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये 6-6 मार्क वाला भी प्रश्न होगा। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न क्या है
कि संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, संघवाद क्या होता है, इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी कोड में आना ही आना है इन प्रश्नों का। और यहाँ तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कौन कौन से संघर्ष हुए, ये भी मस्त क्वेश्चन है। उसके बाद चलो ये इसके बाद मैं आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन में चलता हूँ। उसके बाद हम लोग जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। लिस्ट कर ले लेता हूँ मैं 100% कि किसी न किसी कोड में आने ही वाला है यह क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 मार्क में वो भी। अगला प्रश्न है यहाँ पे इसी में अथवा कर ये आप लोग का दोनों हिस्ट्री से होगा यहाँ पे कि 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ओके, ये इसको करो या इसके करो, आपका मन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, ये 6 नंबर प्रश्न है कि विदेशी व्यापार, ये शायद आप लोग का हिस्ट्री से नहीं डाला गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक इधर उधर हो सकता है। विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, संक्षेप में बताइए। और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। या इसके जगह पे आप लोग ये भी कर सकते हो कि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 6 मार्क में। तो आप इसको करो या इसको करो, आपका मन, दोनों में से कोई आपको एक करना है। उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, इधर के कुछ प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग का 7वां प्रश्न है। ठीक है, क्या कि भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा सरकार पंचायती राज्य संस्थानों पर कैसे नियंत्रण रखती है। इन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है, जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 5 कारणों की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना है, जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग के आपके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ये, जैसे ये भूगोल मतलब सॉरी ये हिस्ट्री वाले पार्ट से होगा पहला 5 मार्क का। ठीक है, और इधर जो 5 मार्क का होगा ये आप लोग का भूगोल वाले पार्ट से होगा। तो चलो सबसे पहले ये हिस्ट्री वाला पार्ट का हम लोग कर लेते हैं। और नीचे ये पता नहीं क्यों ये ऐसा लिखा रहता है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए केवल लिखना होता है, तो ये छोड़ो, आपको तो ये करना होता है। जैसे नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, इससे क्या करना है आपको, देखो रेखा मानचित्र में आपको मानचित्र मिलेगा, उसमें इस चिन्ह द्वारा आपको इनको दर्शाना होगा। नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन तो कहाँ हुआ था भाई, वो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी गए हुए थे। तो इसको आप बिहार वाला आपको पूरा मतलब जैसे इंडिया का पूरा मैप मिलेगा, उसमें मतलब ऐसे खींचा रहेगा पूरा पूरा, उसमें पहचाना होगा कि बिहार कहाँ है। तो बिहार आपका मान लो यहाँ है, तो हाँ बिहार में मान लो इस चिन्ह से यहाँ ऐसे कर देना है, और वहाँ पे आपको लिख देना है कि फर्स्ट का उत्तर है तो यहाँ फर्स्ट, और आपका वहाँ पे लिख देना है आंसर भी कि चंपारण। ठीक है, चंपारण दर्शाने का आपको आधा मार्क और लिखने का ये आधा मार्क, यानी 1 मार्क मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह आपको पूरा पूरा दर्शाना है। अब दर्शाना है कैसे मानचित्र में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पूरा मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ मैं केवल इनका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर मालूम रहेगा तो आप आसानी से दर्शा लोगे। ठीक है, और ये चीज़ें तो आपको जानना ही पड़ेगा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, वो तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप दर्शा नहीं पाओगे, कोई भी कुछ भी कर लो। चलो, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो भाई अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ स्थित है, पंजाब में। ठीक, और पंजाब ऊपर, मतलब ऊपर आप लोग का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ऊपर स्थित होता है। तो आप लोग देख लेना, उसमें इसको दर्शा देना। सूती मिल श्रमिकों का भाई सत्याग्रह कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ। और अहमदाबाद कहाँ है भाई, गुजरात में, इधर एकदम इधर साइड में होता है गुजरात। ठीक है, तो आप लोग उसमें गुजरात के अंतर्गत इसको दर्शाना है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ। ओके, अब यहाँ हमें बताना है कि कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखो कांग्रेस का एक इस दिसंबर 1920 में कोई मतलब ऐसा बड़ा अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन एक स्पेशल अधिवेशन माना जाता है कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो ये कलकत्ता इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब है यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ, तो वो शायद आप लोग का मद्रास चेन्नई में हुआ था, ठीक है। और भाई मद्रास चेन्नई भाई एकदम नीचे स्थित है, आप जानते हो। तो वहाँ पे आपको इसको दर्शा देना है, ऐसा आप लोग दर्शाओगे और वहाँ पे 5 लिख दोगे कि 5वें का ये उत्तर है, और नाम भी लिख दोगे मद्रास, सिंपल। तो इस तरह से आपको इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे चलो ये कुछ प्रश्न है, इनका आंसर मैं बता देता हूँ आपके, ये लाइक भूगोल वाले इस पार्ट से हैं। अब देखो इसमें तो आपको एक ही चिन्ह से सबको दर्शाना था, ठीक है, यहाँ पे दे दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो आपको हर एक प्रश्न को अलग अलग चिन्ह से दर्शाना है, तो इसको आप अलग अलग चिन्ह से दर्शाना है। जैसे काली मिट्टी का एक क्षेत्र, तो काली मिट्टी का कोई भी एक क्षेत्र, लाइक आप गुजरात को ले लो या फिर महाराष्ट्र को ले लो, कहीं भी आप इसको आप ऐसे मतलब दर्शा देना है, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे ये रंगा है, जैसे आपको मान लो गुजरात वाला जो उसमें होगा, आप इंडिया के मैप में गुजरात वाला जगह खोजना और उसमें ऐसे कर और वहाँ पे लिख देना कि फर्स्ट, और यहाँ आप लोग लिख देना गुजरात, सिंपल। उसके बाद कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा आपको मानचित्र में नाम सहित लिखना है और दर्शाना है। तो भाई कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु एकदम नीचे है, आप जानते हो, तो आपको दर्शा देना है। भाखड़ा नागल बांध, भाई ये भाखड़ा नागल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। तो भाखड़ा नागल बांध भाई ये एकदम ऊपर स्थित है, ये आपका शायद हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे आपको दर्शा देना है। टिहरी बांध इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है मानचित्र में। अब टिहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सब जानते हो भैया लखनऊ आपको, तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब यहाँ पे मतलब नक्शा है, मतलब यहाँ कोने पे एकदम इधर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दर्शा देना है उत्तर प्रदेश में लखनऊ आपको दर्शा देना है। चूँकि देखो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ये चिन्ह दिया है ऐसे, तो इस चिन्ह द्वारा ऐसे आपको दर्शा देना है और यहाँ पे लिख देना है कि भी यानी 5वें का उत्तर है, और ऐसे थोड़ा आप लोग नाम भी लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि नाम लिखने का आधा मार्क और दर्शाने का आधा मार्क, लखनऊ आप लोग लिख देना, आपको मिल जाएगा मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखो मैं प्लान कर रहा हूँ एक काफ़ी बड़ा, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो शाम को एक वीडियो लाऊंगा, नहीं तो ये शायद मेरी अंत सोशल साइंस की लास्ट वीडियो होने वाली है। चलो आशा करता हूँ आपने साल भर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो यार सामाजिक विज्ञान में भी आपका अच्छा मार्क आएगा, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।